हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 24 जिसमें हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। फाइल हैंडलिंग सीखने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पहले क्लियर करनी होगी। सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि डेटा क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम में हम डेटा को ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम ये कहें कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है डेटा को ही मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। डेटा क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, फ़ोन नंबर, डेट, एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशंस क्या हैं? ये डेटा है। अगर मैं दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ तो दो नंबर्स क्या हैं? डेटा। अगर मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाता हूँ तो जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो नंबर एक डेटा है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी एक डेटा है। अगर मुझे किसी स्टूडेंट्स का नाम एंटर कराने हैं तो नाम भी क्या है? वो डेटा है। यानी डेटा इंफॉर्मेशन को ही बोलते हैं, कांस्टेंट को ही बोलते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हम डेटा को मैनेज करने के लिए ही बना रहे हैं। अब डेटा के परसिस्टेंस की बात करते हैं, यानी डेटा के एग्जिस्टेंस, डेटा की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है और चलाया जाता है तो उसको मेमोरी हमेशा कहाँ मिलती है? रैम में। यानी इसको आप रैम मान लीजिए। और जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं तो वो एक फ़ाइल के रूप में सेव हो जाता है और सेव होके हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो ये मान लीजिए हमारी हार्ड डिस्क है। जो प्रोग्राम हमने बनाया वो कहाँ है? इस हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है। अब जैसे ही हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं वैसे ही प्रोग्राम रैम में लोड होता है और रैम में इस प्रोग्राम को कुछ मेमोरी मिल जाती है। इस मेमोरी के अंदर ही हमारा प्रोग्राम रन होगा। यानी प्रोग्राम रन होते वक्त जिस मेमोरी को यूज़ कर सकता है वो ये मेमोरी है। तो इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए होते हैं जिसमें कि हम डेटा रख सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अब आप फाइल हैंडलिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम जो भी डेटा यूज़र से एंटर कराते हैं या हमारे कैलकुलेशन के रिजल्ट होते हैं उस डेटा को हम इन वेरिएबल्स में रख लेते हैं। और इन वेरिएबल्स के कुछ नाम भी होते हैं, जैसे ए बी, कुछ नाम हो सकते हैं। इसमें कुछ डेटा रखा हो सकता है, जैसे 3 रखा है, 4 रखा है, ऐसे कुछ डेटा रखा हो सकता है। तो डेटा को हम कितने समय तक चाहते हैं स्टोर करना? हमने ये वेरिएबल्स क्यों बनाए? ताकि ये डेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर रहे। कब तक? जब तक मेरा कुछ कोड ना चल जाए। मैंने कुछ कोड लिखा होगा जिसमें मैं इस डेटा को हैंडल कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ। अब इस डेटा की ज़रूरत मुझे इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है। तो मैं चाहता हूँ जब तक ये लाइंस चल ना जाए तब तक ये डेटा एग्जिस्ट करे। इसीलिए मैंने वेरिएबल्स बनाए, और वेरिएबल्स तब तक रहेंगे जब तक ये कोड ना चल जाए। तो वेरिएबल्स में रखकर हम डेटा को एक लाइफ दे देते हैं ताकि वो उतनी लाइफ तक अवेलेबल रहे। और ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कितने समय तक डेटा की ज़रूरत है। अब अगर ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो इस पूरी मेमोरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जब मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी तो ये वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर ये डेटा वैनिश आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम एंड होने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि डेटा वैनिश आउट ना हो और अगली बार जब मैं प्रोग्राम रन करूँ तो मैं ये जान सकूँ कि पिछली बार मैंने दो नंबर्स जिनको हैंडल किया था वो नंबर्स क्या थे, तो नंबर्स कैसे पता चलेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि जब ये प्रोग्राम एंड हो उसके पहले इन वेरिएबल्स का डेटा कहीं और स्टोर हो जाए जहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर हो सकता है। तो कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स में डेटा रखा हुआ है वो डेटा प्रोग्राम एंड होने के बाद भी हमें चाहिए। हम दोबारा दोबारा कभी भी प्रोग्राम रन करें हम फिर से उस डेटा को प्रोसेस कर सकें, एक्सेस कर सकें, ऐसा हम चाहते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन को देखिए, आपने मोबाइल में कई लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करके रखे हुए हैं, नाम है, फ़ोन नंबर है उनके। तो आप मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स को जब ओपन करते हैं तो आप उनके नाम और फ़ोन नंबर्स को देख पा रहे होते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो ये रैम के अंदर है, और ये सारे नाम वगैरह कहाँ हैं? ये वेरिएबल्स में है। लेकिन जैसे ये प्रोग्राम बंद करेंगे तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर तो नाम डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सारा का सारा डेटा परमानेंट स्टोरेज में जाता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज में। तो ये डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है।
तो जब हम चाहते हैं कि वो कॉन्टैक्ट लिस्ट हम क्लोज कर दें, उसके बाद कई बार हमने फ़ोन तक स्विच ऑफ कर दिया है, उसके बाद भी हम जब चालू करके इस प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो हम फिर से वही सारे नाम और नंबर्स देख पा रहे होते हैं, क्योंकि ये डेटा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ? जबकि प्रोग्राम एंड हुआ होगा तो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। यस, वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, लेकिन वेरिएबल्स का डेटा पहले हमने कहाँ पहुँचा दिया होगा? हमने पहुँचा दिया होगा हार्ड डिस्क में, किसी फाइल के अंदर। यानी हार्ड डिस्क में हम डेटा को जब भी रखते हैं तो फाइल के रूप में ही रख सकते हैं। तो हमने ये डेटा जो वेरिएबल में है वो किस में पहुँचा दिया? फाइल में पहुँचा दिया। तो इससे क्या हुआ? प्रोग्राम भले ही एंड हो जाएगा, लेकिन फाइल तो हार्ड डिस्क में है, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो हमारा डेटा बचा रहेगा। अब जब अगली बार प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो हम इस फाइल का डेटा वापस से वेरिएबल में ला सकते हैं। फाइल में डेटा रखना और फाइल से डेटा निकालना, यही कहलाता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में बहुत सारे दूसरे माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं, लेकिन जो मेजर 2 ऑपरेशन है वो फाइल में कुछ राइट करना, यानी फाइल में लिखना, और फाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने वेरिएबल में लाना, ये कहलाता है फाइल राइटिंग एंड रीडिंग। तो फाइल राइटिंग और रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है फाइल हैंडलिंग में। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि डेटा क्या है, डेटा परसिस्टेंस क्या है, फाइल्स क्या होती हैं और फाइल हैंडलिंग की क्या ज़रूरत होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोलें कि हमें बार बार डेटा यूज़र से एंटर ना कराना पड़े, उस डेटा पे प्रोसेसिंग क्योंकि मुझे बार बार करनी है, तो प्रोग्राम एंड होने के बाद भी वो डेटा अवेलेबल चाहिए। अगर मैं उस डेटा को हार्ड डिस्क में किसी सेकेंडरी मेमोरी में फाइल के रूप में स्टोर कर लेता हूँ, तो मुझे अगली बार प्रोग्राम जब मैं रन करूँगा तो दोबारा यूज़र से वैल्यू डेटा एंटर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बार बार उसे एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करना तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फाइल हैंडलिंग कैसे होती है? तो जब हमारे प्रोग्राम को रैम में मेमोरी मिल जाती है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिए रैम बनी हुई है, रैम के अंदर हमारे प्रोग्राम को कुछ मेमोरी मिली हुई है और इस मेमोरी के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे डेटा को परमानेंटली फाइल में स्टोर करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मान लीजिए कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन रखी है। फॉर एग्जांपल ये कोई वेरिएबल है ए और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रखी है लाइक 3, और इस 3 को मुझे इस फाइल के अंदर पहुंचाना है। तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इस फाइल को सबसे पहले रैम में लाना पड़ेगा, और जब ये फाइल रैम में आ जाएगी, हमारे प्रोग्राम में आ जाएगी, तभी हम इसको हैंडल कर पाएंगे। तो मुझे चाहिए कि मेरे प्रोग्राम में एक, अच्छा आपने पॉइंटर्स भी पढ़ा हुआ है फाइल हैंडलिंग से पहले, तो आपको एक खास पॉइंटर चाहिए, ठीक है। ये पॉइंटर वेरिएबल है आपके प्रोग्राम में जो इस फाइल को करे पॉइंट, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपको फाइल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, फाइल एक तो रैम में लोड करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं फाइल को ओपन करना, ठीक है। ओपन करने से क्या हुआ? फाइल रैम में आ गई। अब इस फाइल में मुझे कुछ लिखना है, तो इस फाइल को एक्सेस कैसे करूं? फाइल को उसके नाम से हार्ड डिस्क में एक्सेस करते हैं, और रैम के अंदर जब आ गया तो ये कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये तो क्या है? खूब सारी मेमोरी, खूब सारे बाइट्स हैं। एक फाइल क्या होती है? बहुत सारे बाइट्स, राइट। इस फाइल के अंदर बहुत सारे बाइट्स हैं। अब हर एक बाइट का कुछ एड्रेस होगा। जो पहली बाइट का एड्रेस होगा ना, वो किस में स्टोर हो गया? इस पॉइंटर में। तो ये पॉइंटर जो है, ये वो जरिया हो जाएगा जिससे कि मैं इस फाइल को एक्सेस कर लूँगा। फाइल है क्या? एक मेमोरी ब्लॉक ही तो है, एक लंबा सा एरे मान लीजिए आप। तो फाइल क्या है? बहुत बड़ा सा एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर एरे में क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी इसके अंदर कोई कैरेक्टर होगा, कोई कैरेक्टर होगा। इस तरीके से फाइल में अगर एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप उसको एज्यूम करिए। तो ये फाइल क्या है? एक लंबा सा कैर एरे, और इसको पॉइंट कौन कर रहा है? अच्छा, एरे का कोई नाम नहीं है, उसको पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर है। तो बिना इस पॉइंटर के आप इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए पहले तो ये पॉइंटर, फिर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको हम कॉल करेंगे,
जिसमें हम बताएंगे ए की वैल्यू, हम बताएंगे पॉइंटर, मतलब मेजरली हमें दो चीज़ें बतानी है, क्या डेटा स्टोर करना है और कहाँ स्टोर करना है। तो पॉइंटर और ये वेरिएबल ए, ये दो बातें हैं। ए क्या हो गया, सोर्स, और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस फाइल को। तो ये डेटा हम किस में रख पाएंगे, इस फाइल के अंदर रख पाएंगे। अब ये पॉइंटर कहाँ से आएगा, किस टाइप का बनाएंगे पॉइंटर, इसको समझते हैं। इसके लिए एक अलग ही डेटा टाइप चाहिए। अभी तक जो डेटा टाइप्स आपने पढ़े हैं, इंट, कैर, फ्लोट वगैरह, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमें एक अलग डेटा टाइप की ज़रूरत है, और ये नया डेटा टाइप हम बनाएंगे भी नहीं, ये भी पहले से बना हुआ है एक हेडर फाइल में, जिसका नाम क्या है, stdio.h। ठीक है, stdio.h वो फाइल है जिसके अंदर एक डेटा टाइप डिस्क्राइब्ड है। डेटा टाइप का नाम क्या है, फाइल, कैपिटल लेटर्स में फाइल। फाइल एक डेटा टाइप है जो stdio.h में बना हुआ है। अब ये फाइल डेटा टाइप बना कैसे, फाइल डेटा टाइप बना है स्ट्रक्चर की मदद से, और ये रहा वो स्ट्रक्चर। टाइप डेफ भी आप पहले वीडियो देख चुके होंगे, इसी चैनल पे आपको टाइप डेफ का वीडियो भी मिलेगा, स्ट्रक्चर का वीडियो भी मिलेगा, पॉइंटर का वीडियो भी मिलेगा। तो यदि आपको फाइल हैंडलिंग इन टर्मिनोलॉजीज की वजह से समझ में नहीं आ रही तो आप उन लेक्चर्स को पहले ज़रूर देखें। अब ये स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे वेरिएबल हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 वेरिएबल्स। और फाइल क्या हो गया, डेटा टाइप। तो मान लीजिए कि मैं फाइल टाइप का कोई वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं फाइल टाइप का अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया तो कैसा दिखेगा। तो फाइल टाइप का एक वेरिएबल होगा, तो बड़ा सा वेरिएबल होगा जिसके अंदर कितने गिने थे हमने, 4 4 8 9, है ना। तो 9 वेरिएबल्स इसके अंदर होंगे, 9 वेरिएबल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 वेरिएबल्स ही हैं। ये फाइल टाइप का एक वेरिएबल है। तो फाइल टाइप के किसी वेरिएबल में 9 वेरिएबल्स तो हैं, पर इस फाइल टाइप के वेरिएबल का कोई नाम नहीं है। अगर मैं प्रोग्राम में फाइल टाइप का वेरिएबल खुद ना बनाऊं तो फिर ये कैसे बनेगा। तो मैं फाइल टाइप का बनाऊंगा एक पॉइंटर। मैं अपने प्रोग्राम में फाइल टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा, जैसे मैं उसका नाम रख लेता हूं fp, फाइल पॉइंटर। तो ये जो वेरिएबल होगा ये फाइल टाइप का पॉइंटर है, इसीलिए ये किसका एड्रेस रख सकता है, फाइल टाइप के किसी वेरिएबल का। फाइल टाइप का ये वेरिएबल कैसे मिलेगा, जब मैं कॉल करूंगा एक फंक्शन fopen, ठीक है। fopen फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो इससे फाइल टाइप का वेरिएबल बनेगा और उसका एड्रेस fp में आ जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पास करने पड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके अंदर बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं, इनमें से एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, curp, करंट पॉइंटर, है ना। सभी वेरिएबल्स का अपना अपना पर्पस है। ये भी क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा एक्चुअल फाइल को। ये होगी हमारी फाइल, ठीक है। अब ये पॉइंटर इस फाइल को कैसे एक्सेस करता है, इससे हमें कोई बॉदरेशन नहीं है, क्योंकि ये हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस के द्वारा काम करना है। प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे इस पॉइंटर का यूज़ करके इसको करते होंगे ये हम लेटर ऑन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको फाइल हैंडलिंग करनी है तो ये बात समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोग्रामिंग कैसे की गई होगी ये अगर आपके दिमाग में ख्याल आता है तो आप ज़रूर सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पर फिलहाल हमारा फोकस इस बात पे है कि फाइल पॉइंटर क्या है। फाइल पॉइंटर आपको बनाना पड़ेगा। फाइल पॉइंटर वो पॉइंटर है जो फाइल टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा जिसमें एक
पॉइंटर है जो एक्चुअल फाइल को पॉइंट करता है। अच्छा, ये बाकी के 8 वेरिएबल क्या कर रहे हैं? ये भी इसी फाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स में रखी है। तो फाइल अगर बहुत बड़ी है तो पूरी फाइल एक साथ तो स्टोर होगी नहीं, तो एक बार में फाइल का एक पार्ट आएगा तो उसका साइज़ क्या होगा वो यहाँ पर बी साइज वेरिएबल में होगा, या हर वेरिएबल का इस तरीके से कोई ना कोई मीनिंग है जिससे कि ये फाइल पूरी तरह से डिस्क्राइब होती है। तो ये जो वेरिएबल पूरा बना है फाइल टाइप का, ये रिस्पॉन्सिबल है फाइल को रिप्रेजेंट करना। फाइल को रिप्रेजेंट करना, फाइल को एक्सेस करना इसी की जिम्मेदारी है। तो इसमें वो इन्फॉर्मेशन रखी है जो फाइल से रिलेटेड है, और वो पॉइंटर रखा है जो फाइल को पॉइंट करता है। तो जो फाइल टाइप का पॉइंटर बनाया है वो फाइल को नहीं पॉइंट कर रहा है, बल्कि फाइल को रिप्रेजेंट करने वाले एक बड़े से वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर 8-9 वेरिएबल्स हैं। तो फाइल पॉइंटर हमें अपने हर प्रोग्राम में बनाना पड़ेगा जिसमें भी फाइल हैंडलिंग करनी है। अभी ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था फाइल हैंडलिंग का, जिसमें आपको बताया कि फाइल एक डेटा टाइप है, इसका पॉइंटर आपको बनाना पड़ेगा, इसके बारे में ओवरव्यू दिया। लेकिन अभी आगे जब तक आप वीडियोस देखेंगे नहीं, कोडिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको फाइल हैंडलिंग समझ में नहीं आएगी, और जैसे ही आप देख लेंगे उसके बाद ये बातें भी आपको और क्लियर होने लगेंगी। पर हमको ये समझ में आया कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है। यदि आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है ये बड़ा यूज़फुल है लोगों के लिए तो आप इसको शेयर भी करिए अपने फेसबुक वॉल पे, ताकि बहुत सारे लोग इसको देख सकें। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को विजिट करिए, ताकि मेरे बाकी के सभी चैनल्स के लिंक भी आपको मिल सकें, जिसमें C++, जावा, PHP, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाया जा रहा है। आप अगर प्रोग्रामिंग के बारे में कहते हैं कि भाई हमारी प्रोग्रामिंग वीक है और प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक्सरसाइज भी इस साइट पर रखी हुई है, आप ज़रूर उसको विजिट करिए और रेगुलरली उस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। उन एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे उसी साइट पे। इस साइट पे आइए, आपको इस साइट पे बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट मिलेगा, और जो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस रखे हुए हैं, जो चैनल्स बना के रखे हुए हैं, वो सब भी इजीली आप सर्च कर पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सिंपल वे में पेज में इंडेक्सिंग की हुई है कि टॉपिक वाइज कौन कौन से वीडियोस यूट्यूब पे रखे हुए हैं, तो आप इस साइट के थ्रू इन वीडियोस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।